नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9 बज चुके हैं, 9 से ऊपर भी हो चुका है और आज आपकी जो सेशन होने वाला है, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो है आपकी साइंस की क्लास। और कई दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है, दिवाली के बाद में। अब दिवाली आपकी अच्छी गुजरी होगी, मुझे ऐसा लगता है। और उस दिवाली के बाद में आज ये क्लास आपकी फिर से कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और जो आपका चैप्टर वाइज चल रहा है, यानी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये हमारी चैप्टर वाइज चल रही है। और इस चैप्टर वाइज सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम इससे पहले ऑप्टिक्स को चला रहे थे, यानी प्रकाशिकी को पढ़ रहे थे, और प्रकाशिकी में हमने 2 क्लासेस कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि ये क्लास जो है, यानी ऑप्टिक्स चैप्टर जो है, वो आपका कुछ टाइम तक यानी 3 या 4 क्लास में खत्म होगा। तो आज आपकी इस ऑप्टिक्स चैप्टर की तीसरी क्लास है और इस ऑप्टिक्स चैप्टर में हम कई क्लास करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में, यानी क्लास नंबर 21 है, लेकिन ऑप्टिक्स की ये थर्ड क्लास है। और तीसरी क्लास के बाद में हम आपकी 4th क्लास लेके आएंगे और इसके बाद में यानी 4 या 5 क्लास के अंदर आपका ये ऑप्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर को 3 या 4 क्लास में इसलिए बांटा है क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से समझा जाता है। उनको समझने के बाद में हमें क्या करना होता है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो मैं इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा दिनों तक करा रहा हूँ, यानी 4 से 5 दिनों के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम क्लास 21 है। इससे पहले आपकी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, नहीं देखी है आपने तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। मैं क्यों आपको प्लेलिस्ट में बताता हूं, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज सीरीज कराई है। अगर ये मिक्स क्वेश्चंस होते तो आपको यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट की बात नहीं करता, क्योंकि आप कहीं से भी देखो वो मिक्स क्वेश्चन है। आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आज से भी देखना स्टार्ट करोगे तब भी वो क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन ये जो सीरीज है ये आपकी चैप्टर वाइज है, तो हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इसलिए इन क्लासेस को देखना ना भूलें। और जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, रेशमा, चित्रांशी चौहान, राम राम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जितने साथी हैं मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथियों को जरूर भेजें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो साथी आज जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनको एक बेनिफिट मिल पाए। अनुज कुमार, चित्रांशी जी, हेलो भाई। ठीक है अनुज कुमार, चित्रांशी से ही बात कर लो तुम। त्रिषा शर्मा, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर आता है नंबर 1। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि दंत चिकित्सक कौन होते हैं? डेंटिस्ट जो होते हैं, जैसे त्रिषा शर्मा जानती होंगी। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो दर्पणों का, कौन से दर्पण का यूज करता है जो डेंटिस्ट होता है वो? अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो लकी सैनी, हेलो भाई। मैंने आपको बताया हम 2 दिन से क्लास कर रहे हैं, भले ये दिवाली से पहले की क्लास जो कंटिन्यू अब हो रही है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्या कि दंत चिकित्सक जो होंगे, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे, कौन से दर्पण का यूज़ करेंगे? तो क्यों, कौन से का करेंगे? जहाँ पे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई दे। क्यों? क्योंकि दांत कैसे होते हैं? दांत होते हैं छोटे। तो जो छोटे हैं वो चुड़ैल वाले नहीं, नॉर्मल इंसान के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। और उन छोटे दांतों को हमें क्या करना होता है, उनका जो प्रतिबिंब होता है, उनकी जो इमेज होती है वो बड़ी देखनी होगी, तभी तो वो दिखाई देगी, या उसमें कोई दिक्कत है वो हमें पता चलेगा। अब बड़ी इमेज कौन सा दर्पण दिखाएगा? यहाँ पे समतल है, उत्तल है, और अवतल है। तो इन तीनों में से कौन सा दर्पण है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है? तो कौन सा दर्पण होगा? रेशमा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, और इसी के साथ में डिलीट भी कर लिया और गलत आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में इमेज बहुत बड़ी बन जाती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जाएंगे इमेज उतनी बड़ी बनती चली जाएगी, बताया था। ऐसे ही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। जो भी दंत चिकित्सक होंगे वहां पे अपने साथ में वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होती है, वो उसको बड़ा करके देखना होता है, तभी हम उस दांतों की बीमारियां या दांतों की कैविटी को बता पाएंगे। सर, आपको हम जैसे छोटे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता क्या? कितने दिन बाद क्लास ले रहे हो आप? हाँ रेशमा, डी होगा। चित्रांशी चौहान, हाँ, तरस की बात नहीं है। बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ठीक है,
बाकी मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि क्लासेस कंटिन्यू रहे। दिवाली के बाद में, अब दिवाली की 4 दिन की छुट्टी हो गई थी सबको पता है, लेकिन दिवाली के बाद में जो क्लास है 2 दिन की छुट्टी जो हुई है वो मेरी तरफ से हुई है, तो उसके लिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता, हो गई है तो हो ही गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे अवतल बताया, अगर यहां पे मैं पूछता कि उत्तल दर्पण क्या प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। अब छोटा यानी कन्वर्स करेगा तो क्या होगा, तो हम जैसे उत्तल दर्पण का यूज कहां करते हैं, जो साइड मिरर आता है ना, आपने बाइक चलाई होगी, आप लोग स्कूटी चलाते होगे तो क्या देखते होगे कि वहां पे जो मिरर लगा होता है ना, साइड मिरर जो होता है, साइड व्यू, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो वहां पर वो चीजों को यानी पीछे की चीजों को उस पर दिखाता है। अब पीछे की चीज तो बड़ी है, मान लो बस आ रही है तो बस कैसे दिखेगी, तो वो क्या करेगा, बस को कन्वर्ट करके छोटा कर देगा और छोटा करके उस पर दिखाएगा। तो उत्तल दर्पण यूज होता है जहां पे चीजों को छोटा करके देखा जाता है। सर क्यों इतने दिनों बाद क्लास स्टार्ट किए हो, अब ये चीजें, हाँ कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन आप इतना समझ लो कि हाँ ऐसे कुछ रीजन आ गए थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं नंबर 2 पे। 2 क्या कहता है आपसे, वाहनों की हेडलाइन में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ कि जहां पे वाहनों की हेडलाइट की बात आ रही है तो यहाँ पे अब दांत छोटे, जैसे हमने दांत को पढ़ा कि दांत छोटे होते हैं, प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, और मैंने आपको बताया साइड मिरर, तो साइड मिरर में क्या बताया था कि चीजें बड़ी हो, पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमें छोटा दिखाई देता है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि जो हेडलाइट होती है, वाहन की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ए कहता है नहीं समतल उत्तल दर्पण, बी बता रहा है उत्तल दर्पण, सी कह रहा है समतल, और डी कहता है अवतल यानी कॉनकैव। तो इसमें कौन सा होगा, आंसर आ गया है रीमा यादव का कि कॉनकैव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी कॉन्वेक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण बताया है। लेकिन रेशमा ने भी आंसर बता दिया ऑप्शन नंबर बी। मैं बता दूं कि जैसे वाहनों की हेडलाइट है, मान लो वाहन की ये हेडलाइट है और इस हेडलाइट से जो भी प्रकाश होगा, उस प्रकाश, जब ये प्रकाश निकलेगा, यहां से जो प्रकाश निकला है इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्स किया जाएगा। आप देखते होगे लाइट जो जलती है ना, वो एक रेखा में सीधे जा रही होती है, क्या ऐसा होता है कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है, वो कन्वर्स करके एक ही पॉइंट पे जा रही होती है। तो ये क्या हो रहा है कि यहां पे कन्वर्स हो रहा है, और कन्वर्जेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें यूज क्या हो रहा होगा, इसमें अवतल दर्पण यूज हो रहा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण चीजों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो लोग बी बता रहे थे उनका आंसर गलत है, डी आंसर होगा। ठीक है, यहां पर हेडलाइट जो होगी, यहां से जैसे ही प्रकाश इस पे टकराएगा, टकराने के बाद में वो क्या करता है, इस तरीके से लगाया जाता है कि वो यहां पे कन्वर्स हो जाए, यानी अब सुना होगा अविसारी और अपसारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कहता है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, जहां से अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट सरफेस हो, यानी सरफेस कहां पे हो, अंदर की साइड में हो, उसमें कौन सा दर्पण होगा, वो कौन सा दर्पण होगा ये पूछा गया है। अब जैसे मैंने बता दूं कि एक आपका दर्पण होता है इस तरीके से और एक दर्पण होता है इस तरीके से। एक में क्या होगा, एक में बाहरी जो सतह होगी उसमें क्या की जाती है, उसमें की जाती है पॉलिश। एक में अंदर की सतह पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ये दो तरह के आपके पास में क्या होते हैं, मिरर होते हैं। जहां पे अब मैं बात करूंगा जिसमें बाहर की सतह पर पॉलिश की जाएगी वो तो होगा आपका अवतल दर्पण, और जिसमें अंदर की सतह पर पॉलिश की जाएगी वो क्या होगा, वो होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या होगा, अवतल कौन सा होगा, जिसमें बाहर की सतह पर पॉलिश की जाए, और उत्तल कौन सा होगा, जिसमें अंदर की सतह पर पॉलिश की जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब पूछा क्या है, ये तो मैंने केवल दर्पण के बारे में बता दिया। अब इसमें कह रहा है जो परावर्तन सतह है वो अंदर की ओर है, यानी रिफ्लेक्टेड एरिया है, जहां से प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, वो अंदर की ओर है। अब यहां से आप बताओ प्रकाश कहां से रिफ्लेक्ट होगा। मैं यहां पे बात करूं, बाहरी सतह पर अगर पॉलिश की है तो अंदर की जो सतह होगी वो कैसी होगी, वो आगी, यहां से प्रकाश जो आएगा वो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्ट सरफेस है। इसका मतलब है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, परावर्तन सतह जिसके पास में अंदर की ओर होती है वो कौन सा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछा जाता कि परावर्तन सतह बाहर की ओर है तो आपको दिख रहा होगा
परावर्तन सतह यहाँ पे बाहर की ओर है, अगर परावर्तन सतह बाहर की ओर है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उत्तल दर्पण होगा। आया समझ? अगर नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसमें क्या होगा, परावर्तक सतह जो होगी, जहां से रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगी, जहां से रिफ्लेक्ट होगा प्रकाश, वो तो अंदर की तरफ होता है, और जहां पर आपकी क्या लगाए, यानी बाहरी सतह पर क्या होगा, पॉलिश की जाए, वो पॉलिश वाले पार्ट कौन सा होगा, वो अवतल दर्पण वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जहां पे अंदर की सतह पर पॉलिश हो और बाहर वाली सतह पर क्या हो, बाहर वाली सतह रिफ्लेक्टेड हो, तो उस क्या होगा यहां पे, तो वो उत्तल दर्पण होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है 4। अवतल दर्पण का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है, यानी अवतल दर्पण का जो यूज है इनमें से किसमें नहीं किया जाता। ए कहता है रियर व्यू दर्पण के रूप में, रियर व्यू या मतलब क्या, मतलब पीछे की ओर का जो चीजें देखी जाती हैं। बी कह रहा है टॉर्च में, सी ने बताया शेविंग दर्पण, और डी कह रहा है हेडलाइट्स में। तो इन चारों में से किस में अवतल दर्पण का यूज नहीं होगा। दोबारा रिपीट करें सर, पहले वाला क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि एक वक्री दर्पण है जिसमें परावर्तन सतह जो है वो अंदर की ओर है। जहां परावर्तन का मतलब क्या है, यहां से प्रकाश जो है वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वो तो अंदर की ओर है। तो आप यहां पे देखो ना कि ये जो मैंने बताया कि इसमें जो परावर्तक सतह है ये जो बनी है, तो यहां से प्रकाश आपका रिफ्लेक्ट होगा, बाहर वाली जो सतह है वो उस पर पॉलिश की गई है, तो ये अवतल दर्पण होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी उत्तल पूछता तो क्या होता, जिसमें अंदर वाली सतह पर पॉलिश हो और बाहर वाली सतह जो होगी वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता हो, तो वो उत्तल दर्पण होगा। बाकी आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि अवतल दर्पण का यूज किसमें नहीं होता है। ए ने बताया कि रियर व्यू होता है, या रियर व्यू करने के लिए यानी पीछे की चीजों को देखने के लिए अब उसमें दर्पण का यूज जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। बी कह रहा है जो टॉर्च में जो यूज होता है दर्पण वो आपका अवतल होता है। सी कहता है शेविंग जो मिरर होता है जिसमें शेविंग बनाते हैं तो वो दर्पण में आपका अवतल दर्पण होता है। डी कहता है हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का यूज होता है। रीमा यादव ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बताया कि जहां पर चीजों को बड़ा करके देखना हो वहां पे तो अवतल दर्पण का यूज होगा, और जहां ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना हो वहां पे उत्तल दर्पण यूज होगा। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं हेडलाइट्स में बात कर रहा हूं तो हेडलाइट्स जो हैं ये क्या करेगी, ये प्रकाश को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एक साइड में। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया था कि इसमें तो अवतल दर्पण का यूज होगा। शेविंग दर्पण की बात करते हैं तो शेविंग का जो दर्पण होता है जहां से हम शेविंग बनवाते हैं, आपने देखा होगा शेव कराने जाते हैं तो वहां पे आप देखते होगे कि सामने का जो मिरर है उसमें हम थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे चीजों को और अच्छे से साफ देखना होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, शेविंग दर्पण में भी हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण क्या कर रहा है, बड़ी छोटी जो चीजें होती हैं छोटी को बड़ी चीज करके दिखाता है, यानी छोटी चीज जो होगी उसे बड़ी करके दिखाएगा। तो यहाँ पे शेविंग में क्या, शेविंग दर्पण में क्या होगा, हम यहाँ पे सामने अपने आप को बड़ा होते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है, बड़ा होने का मतलब वो नहीं, बड़ा का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो हमसे हम अगर ऑब्जेक्ट मान लें खुद को तो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, वो बड़ी दिखाई देगी। टॉर्च की बात करेंगे तो टॉर्च और हेडलाइट्स की बात आ गई तो दोनों में एक ही चीज है कि प्रकाश को कन्वर्स करेगा, तो इसका मतलब बी भी यहाँ पे सही है। ए क्या है, रियर व्यू दर्पण। तो जहां पे आप साइड मिरर जो होता है ना, तो साइड मिरर में आप क्या देखते हो कि जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कंप्लीट दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। अगर पीछे बस चल रही है तो भी पूरी दिखाई देगी, ट्रक चल रहा है तब भी पूरा दिखाई दे रहा है, अगर वो मतलब थोड़ी सी ज्यादा दूरी पे ना हो। तो क्या होगा, उससे क्या पता चल जाएगा, उससे ये मालूम पड़ा कि बड़ी चीज थी, बड़ा ऑब्जेक्ट था, लेकिन उस दर्पण में, उस मिरर में वो छोटा दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पर उत्तल दर्पण का यूज होगा, ना कि अवतल का, क्योंकि अवतल चीजों को बड़ा करके दिखाता है और इसमें बड़ी चीज छोटे रूप में दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें उत्तल दर्पण का यूज हुआ होगा। अलोन, जय हिंद भाई। लॉरेंस बिश्नोई आ चुके हैं भाई, ठीक है भाई। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल से गुरुदेव को सादर प्रणाम। ठीक है भाई, पर मैं सलमान खान नहीं हूं। हाँ बिल्कुल ए ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। अब तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा, इस पार्श्व का जो मतलब होता है वो होता है पीछे की चीजों को देखने के लिए। तो पार्श्व का मतलब पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो इसमें किस प्रकार का जो दर्पण यूज होगा वो पूछा जा रहा है। तो ये मैंने अभी ही बता दिया है। अभी क्या बताया मैंने, अभी यही बताया कि जो आपका रियर व्यू मिरर होता है उसमें क्या होगा, उसमें हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ये किस दर्पण की बात कर रहा है, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, क्योंकि पार्श्व दर्पण की बात कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, साइड मिरर की बात कर रहा है। तो साइड मिरर में बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाया जाता है, तो इसका मतलब उसमें उत्तल दर्पण यूज हुआ होगा। और अगर उत्तल दर्पण यूज हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है, वस्तु कैसी दिखेगी, वस्तु छोटी दिखाई देगी। अगर उत्तल दर्पण का यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु तो छोटी दिखाई देगी। और जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे पर दिखता है। यानी जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, वो कहाँ बन रहा होता है, वो इमेज जो होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, वो दर्पण के पीछे दिखाई देती है। और दर्पण के पीछे होने का मतलब क्या है, अगर वो दर्पण के पीछे है, यानी वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो कुछ होता नहीं है, हमें तो दिखता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल होगी, वास्तविक नहीं होगी, रियल नहीं होगी, वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। और अगर वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या है, वो आभासी होगी। और आभासी जो होता है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है, सदैव सीधा बनता है। ये बात आप याद रखना। तो यहां पे बात कर लो, आभासी और सीधा इसमें दिख रहा है और आभासी और उल्टा इसमें दिख रहा है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। और यहां पे आभासी और सीधा बचा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अलोन, बहुत टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। बहुत टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम, दिवाली से एक दिन पहले आपकी क्लास हुई थी, लेकिन दिवाली के बाद जो है वो क्लास आज हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, एक शिक्षक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग डेली आईडी चेंज कर रहे हैं, क्या बात है, पता नहीं आईडी चेंज कर कर क्या आते हैं। चलो ये छोड़ो, इस पे आ जाओ। मैंने क्या बताया कि जो वाहन का साइड मिरर होता है वो चीजों को क्या कर रहा है, छोटा करके दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे वस्तु अगर छोटी दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो दर्पण बन रहा होगा, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, वो दर्पण के पीछे बन रहा होगा। और अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो इमेजिनेशन होगी, या फिर कह सकते हैं वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा। और याद रखना कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा हमेशा सीधा बनता है। तो यहां पे बस इतनी ही बात थी। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और 6 आपसे क्या कहता है, 6 कह रहा है गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के मध्य सही संबंध क्या होगा। गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है और फोकस दूरी एफ के मध्य सही संबंध क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ए बता रहा है कि आर बाई टू, जो फोकस दूरी होगी एफ इक्वल टू आर बाई टू होगी। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लो, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं कि ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है, एक गोली दर्पण ले लिया। अब इस गोली दर्पण पे मैं आपको बता चुका हूं कि एक साइड जो होती है इस पे पॉलिश होती है, तो ये पॉलिश वाला पार्ट दिखाई दे दिया। और यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है इस एक्सिस पे, और यहाँ पे आपकी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है आपका फोकस दूरी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे होती हैं। अब बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। और त्रिज्या कहां से मापी जाती है दर्पण के लिए, तो वो मापी जाती है कैपिटल सी से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर वक्रता त्रिज्या यहां से मेजर की जाती है, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इस त्रिज्या से लेके इसको घुमा दूं तो एक खोखला गोला बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस त्रिज्या को लेके, इस रेडियस को लेके अगर मैं इस रेडियस से कंप्लीट बना दूं तो इसका मतलब है कि एक पूरा गोला बन जाएगा, जो कि एक खोखला गोला होगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस खोखले गोले का क्या है, सेंटर है। तो इसका मतलब रेडियस जो मेजर की जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर की जाएगी। अगर रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर की जा रही है, और क्या पूछा जा रहा है कि जो फोकस दूरी के मध्य से जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो यहां से आपकी जो दूरी होगी, फोकस दूरी, इसकी आधी हो जाएगी। तो आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आर वाई टू हो जाएगा। अगर ये आर वाई टू हो गया तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा आर वाई टू। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, प्लीज सर 2 शब्द।
दो शब्द लॉरेंस और बिश्नोई, ठीक है। रेशमा का आंसर है 5 का डी, हाँ 5 नहीं है 6 है। रीमा यादव का आंसर बी, अलोन का आंसर बी। आदि भाई चुपचाप पढ़ लो, वी विल बी द राइट सर, प्लीज से टू वर्ड्स अबाउट लॉरेंस, व्हाट इज योर ओपिनियन। रेशमा, चलो आंसर आ गया, मैंने बता दिया इसका। इसका क्या हो गया, मैंने क्या बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो रेडियस होती है, और रेडियस जो होती है उससे क्या होता है, वो पूरा खोखला गोला बन जाएगा, और खोखला गोला बन जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या की आधी होगी, और आधी है तो यही मुझसे पूछा गया है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, फोकस दूरी आर बाई टू। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आता है 6 खत्म हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 आपसे क्या कहता है, 7 ने बोला है किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, अब यहां पे यूज कौन सा हुआ है, उत्तल दर्पण, याद रखना यहां पे कौन सा यूज हुआ है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसका यूज होगा किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब फोकस दूरी मुझे दी है, न्यूमेरिकल है तो फोकस दूरी मुझे दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर की, लिख लिया। उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी वस्तु जो है ना वो कहां रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अगर उत्तल दर्पण के सामने रखी है तो इसका मतलब क्या है, वस्तु तो कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर पे, और उत्तल दर्पण के सामने रखी है, तो यहां पे याद रखना कि जो साइन आएगा वो माइनस होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, वो वस्तु के मतलब मिरर के सामने रखी है, और अगर वो मिरर के सामने है तो यहां पे फोकस दूरी माइनस में होगी, और दर्पण के अगर पीछे की होगी तो फोकस दूरी प्लस होती, ठीक है। अरमान राजा, जय हिंद भाई। अब आते हैं, इसकी बात आ गई, फिर क्या बोल रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, दूरी बतानी है, और आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा, इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि अगर मैं उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं जो कि मुझे यहां पे दिया गया है, और उत्तल दर्पण का हमेशा याद रखना कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा। इसका मतलब क्या है, डी और सी तो यहां पे खत्म हो गए, मेरे पास में ए और बी बचे बस। अब ए और बी से मुझे आंसर देना है कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, हमेशा आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है, और आभासी हमेशा सीधा बनेगा, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मुझे क्या बताना है, मुझे इसकी दूरी बतानी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो होती है बी, तो 1/f फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u, ठीक है। बस फॉर्मूले का यूज करो ना, रखो वैल्यू को, मुझे क्या बताना, बी बताना है, एफ मुझे दिया है कितना 10, तो ये हो जाएगा 1/10, बी मुझे पता करना है, और प्लस 1/u का मतलब क्या है, u मुझे माइनस में कितना है, माइनस का 15 है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे, इसका इधर ले जाने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 30 एलसीएम हो गया 10, ये हो जाएगा 5/30, और 5/30 का मतलब हो गया 1/6, और 1/6 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, b इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर, और b इक्वल टू अगर 6 सेंटीमीटर है तो मुझे आंसर केवल मिल गया a, क्योंकि अगर 6 सेंटीमीटर वास्तविक दिया है, और आपको मैंने बता ही दिया कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो इमेज होती है वो वास्तविक नहीं होती है, उत्तल दर्पण की जो इमेज होती है वो आभासी होती है, और आभासी हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके पोल से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भाई अवतल दर्पण आपको पता है ये होता ही है, अवतल दर्पण के एक साइड में क्या होता है, एक साइड यानी जो बाहरी वाली सतह होती है उस पर पॉलिश होती है, अंदर वाली सतह जो होती है उस पर रिफ्लेक्टेड एरिया होता है या रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। अब जो फोकस है इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है और पोल होता है, ये चीजें होती हैं, इतना सबको रट गया होगा।
यहां पे बोला गया पोल से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जो दर्पण का फोकस है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। और ये मैंने अभी ही बताया कुछ देर पहले कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है 2f। क्या होता है? 2f होता है, यानी फोकस दूरी का दुगना होता है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है फोकस दूरी का दुगना होगा और फोकस दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे फोकस तक दूरी जो दी है वो 16 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस क्या हो जाएगी? वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर सीधा निकला है 32। भाई फिजिक्स में लॉरेंस बिश्नोई का क्या काम है? कौन सा उसने सिद्धांत दिया है, कौन सी चीज प्रूव की है? न्यूटन तो है नहीं। बात कर लो इस पे, जीएस का कोई जब आए कुछ जीएस का तो उस पे बात कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 बोल रहा है कि इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसका आंसर दो। ऑप्शन ए कहता है न्यूटन ने करी थी, बी कहता है फैराडे ने, सी कहता है स्नेल ने, और डी कहता है ऑस्टेंड ने। ये पता नहीं कौन है, ये मुझे भी नहीं पता है। बाकी 3 आपने सुने होंगे। अलोन ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, स्नेल ने। और अलोन, हाँ जी स्नेल आ चुका है आंसर बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई ने हिंदू राष्ट्र बनाने का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इस पे बात करें। ठीक है, जो देखो जो सब्जेक्ट है अब उस सब्जेक्ट पे बात करो अभी, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो बात की बात है। अभी सब्जेक्ट जो चल रहा है वो फिजिक्स है, और साइंस में उसका कोई काम नहीं है। अलोन मीन्स रूबी गौतम। रूबी गौतम अलोन भी हो गए कुछ दिनों में ही, दिवाली निकली है। देखो अब बात आती है इस तथ्य की खोज किसने की जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो यहां पे बात आती है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसके बारे में बताया किसने और किस पर प्रूफ किया? ठीक है, तो यहां पे मैं बताऊं कि जैसे ही मैंने बोला कि यह है श्वेत प्रकाश, सूर्य का कैसा होता है? सब श्वेत प्रकाश है। अब श्वेत प्रकाश जो है जैसे ही प्रिज्म से गुजारा जाता है, जैसे ही किससे गुजारा जाता है? प्रिज्म से गुजारा जाता है, और प्रिज्म से गुजारने पर क्या होता है? तो आपको पता है कि यहाँ पर वायु है और अंदर जो है वो कैसा है? सघन एरिया है, डेंस एरिया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे रेयरर मीडियम और ये वाला आपका डेंस मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन में क्या? अभिलंब किसे दूर हटेगी या पास हटेगी? तो अभिलंब के पास आएगी। तो ये जो है ये कैसे आएगी? इस तरीके से, यानी यो है इस तरीके से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के क्या है थोड़ा सा झुक जाती है। ये हो गया क्या? ये हो गया अपवर्तन। इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश का जैसे ही प्रिज्म में एंट्री होती है तो यहां पे अपवर्तन होता है और वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। अब क्या होगा? अब ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, और बाहर कैसा है? बाहर है रेयरर मीडियम। तो होगा क्या? तो यहां से फिर अपवर्तन होगा, और अपवर्तन में क्या होगा? ये फिर से क्या होगा? ये दूर हटेगा। तो यहां आप एक बात देखो कि ये सारी चीजें इस पर, ये जैसे ही इससे बाहर निकलता है तो बाहर निकलने पर ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। एक इस तरीके से, सबसे पहले कम विचलन, ठीक है, इसके बाद इस तरीके से दूसरा, फिर आता है तीसरा, 4, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस तथ्य को बताने वाले कौन थे? तो यहां पे मैं बताऊं कि इस तरीके से आपका 7 रंग रहते हैं, और 7 रंगों के लिए विग्योर के नाम से जानते हैं। सबसे कम विचलन जो हुआ वो रेड का हुआ, और सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ यानी सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? वो आपका वॉयलेट हुआ, यानी बैगनी हुआ। और यहां पे याद रखना कि प्रिज्म में अपवर्तन जो होता है
वो कितनी बार होता है? प्रिज्म में अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार कब होगा? एक बार प्रकाश को एंट्री करने पर होगा और एक बार कब होगा? प्रकाश के एग्जिट करने पर होगा। 2 बार होगा। और इसकी बात करने पर मैं बात करूंगा कि इसकी खोज किसने की, तो खोज करने वाले कौन थे? खोज करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। तो इसके बारे में बात करने वाले कौन? न्यूटन थे। श्वेत प्रकाश की किरण जैसे ही आपके प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म में एंटर करने के बाद में एक बार अपवर्तन, फिर उसके बाद में प्रिज्म में बाहर निकलने के बाद में दूसरी बार अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस 7 रंगों की खोज करने वाले, या फिर कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंगों की बात बताने वाले कौन थे? न्यूटन थे। और इन्होंने ही बताया कि प्रिज्म से गुजारने पर, या फिर कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। किसने बताया? ऑप्शन नंबर ए ने, न्यूटन ने। बाकी सबने डिलीट कर लिए। डिफेंस लवर, सर नेट प्रॉब्लम, कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। क्या है भाई, क्यों यहां पे बात आ रही है प्रिज्म की, यहां पे बात है न्यूटन की, यहां पे बात है लाइट की? क्यों फालतू की बात पे बात करना? ये पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो ये बताएगा। ये जो दिख रहा है, ठीक है सर, मेरे हिसाब से इसने आंसर स्नेल होना चाहिए। भाई स्नेल का नियम अलग है, वो अपवर्तन होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता है, वो स्नेल का नियम होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। ये पूछा गया है कि इसमें सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वो किसने बताया था और किस पर प्रयोग किया गया था? न्यूटन ने बताया था प्रिज्म पर प्रयोग करके कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। स्नेल नहीं होगा। स्नेल केवल अपवर्तन के बारे में बात करता है, कितना अपवर्तन हुआ, कितना विचलन हुआ। अगर मैं यहां पे कहूं कि विचलन कितना हुआ है, यहां से इसको ऐसे जाना चाहिए था और ये ऐसे ना जाकर हल्का सा क्या हुआ है, इसमें अपवर्तन हुआ है, तो ये कितना मुड़ा है? ये मुड़ना ही क्या कहलाता है? यहां पर ही स्नेल का नियम लगेगा कि कितना कितना मुड़ा, कितना यहां पे विचलन हुआ, उसमें लगता है। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद में बात कर लेना। वो तो मैं रोज हर बार ही करता हूँ, जैसे क्लास एंड होती है मैं कुछ ना कुछ आपसे पूछता हूँ, आपको जैसा लगा होता है मैं बता देता हूँ बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की कांच के प्रिज्म में सबसे कम गति होती है? अभी मैंने आपको कांच के प्रिज्म के बारे में ही बताया और कांच के प्रिज्म से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बना कि किसने खोज करी? न्यूटन ने खोज करी। दूसरा क्वेश्चन बना कि कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। और यहाँ पे श्वेत प्रकाश किससे गुजारा जाए? तो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं तो प्रिज्म से गुजारा जाए। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपका इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष जो बनता है उसमें प्रिज्म का काम करने वाला कौन होता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो, बाकी सारी चीजें एग्जाम आएगा तब आप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की कांच के प्रिज्म में सबसे कम गति होती है? तो अभी हमने देखा कि जैसे ही किसी भी श्वेत प्रकाश को हम किससे गुजारते हैं, हम यहाँ पे श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म से गुजारने पर क्या होता है? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों में विभाजित, मान लीजिए 1 2 3, ये बन जाएंगे आपके 4 इस तरीके से। ठीक है, जो इस तरीके से आपका बनता है, ये मैंने अभी ही बताया कि विविग्योर में आपका ये डिवाइड हुआ। अब पूछा गया है कि प्रिज्म में सबसे कम गति किसकी होती है? इन 5-7 में सबसे कम गति किसकी होगी, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से, एक होता है आपका विचलन, तो यहां लिख देता हूं, एक होता है आपका विचलन। ठीक है, विचलन के अलावा इसमें क्या होगा? वेग होगा। विचलन होगा यानी कितना मुड़ा, वेग मतलब वेग यानी कितनी स्पीड से आगे बढ़ा, तरंग दैर्घ्य मतलब कितनी दूर तक गया, ये सारी चीजें होती हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब कितनी प्रकाश जो है वो कितनी दूरी तक गया, यानी उसकी जो तरंग है वो कितनी दूरी तक आपका बढ़ रही है। इसके बाद में आता है प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन के बाद में आता है क्या?
और प्रकीर्णन के बाद में मैं कह सकता हूं अपवर्तन। चलो मैं अपवर्तन यहाँ पे छोड़ता हूं, बाकी यहाँ पे बाकी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बैगनी की बात करूं तो बैगनी कहां पर है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये है वॉयलेट। तो आप देखो ये कितना मुड़ा है, तो जो प्रकाश जो ऐसे जाना चाहिए था, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा, सबसे ज्यादा बैगनी मुड़ा। तो विचलन किसका ज्यादा, बैगनी का ज्यादा। अगर यहां पे ये मुड़ा है तो इसका मतलब यह है कि अगर विचलन ज्यादा हो रहा है तो इसके पास में वेग जो होगा वो कम होगा, क्योंकि क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा सीधे निकलता तो सबसे ज्यादा वेग होता, थोड़ा सा मुड़ा है तो और वेग वेग थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुड़ गया तो इसके मुड़ने पर क्या हुआ, वेग सबसे कम हुआ होगा। तो वेग किसका कम हुआ, वेग बैगनी का कम हो गया। तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई है, तो अगर लंबाई की बात करूं तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा दूरी से हमें कौन दिख जाता है, रेड कलर दिखता है, इसलिए सिग्नल में हम रेड कलर का यूज करते हैं। तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये भी क्या होगी, कम होगी। और प्रकीर्णन की बात करूं यानी फैलने की बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, तो सबसे ज्यादा आपका प्रकीर्णन होता है किसका, ये भी बैगनी का ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं ऊपर यानी जिसका सबसे कम हुआ है विचलन, वो रेड है, तो विचलन सबसे कम, वेग सबसे ज्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। तो ये चीजें आप याद रख लेना। बाकी यहां पे आपका आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहां पे पूछा गया वेग किसका कम होगा, तो बैगनी का सबसे कम होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, शायद डी, हाँ बिल्कुल शायद सही है, कम बैगनी का और ज्यादा लाल की होती है। तो वेग जो होता है, गति जो होती है वो बैगनी की सबसे कम और सबसे ज्यादा जो होती है वो रेड की होती है। अगर वेग कम है तो तरंग की लंबाई जो होती है वो भी यहाँ पे कम होगा, और तरंग की लंबाई कम है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये हमें ज्यादा दूरी से दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर रेड जो है वो बहुत दूरी से दिखाई दे जाता है, इसलिए सिग्नल में इसका यूज कर लेते हैं। फरीद अली ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी पीला, वो गलत है। और इसके अलावा रेशमा का आंसर डी है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंद्रधनुष। मैंने क्या बताया था कि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिज्म की बात आती है तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है इंद्रधनुष के बारे में। तो जो आकाश में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, मोस्टली कब देखा होगा, जब बारिश हुई होगी। और जैसी बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में क्या होता है, आप कुछ टाइम पर देखोगे कि आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। सर मुझसे फिजिक्स गलत होना मुश्किल है, देखते हैं गलत होना, ये तो जरूरी नहीं है गलत होना मुश्किल है, ये बात सही है मुश्किल है, लेकिन इतना है कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहां हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देवेश कुमार प्रजापति, गुड इवनिंग भाई देवेश। आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद, जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो किसका काम कर रही होती हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ये दर्पण का काम कर रही हैं, बी कह रहा है कि लेंस का काम कर रही है, सी कह रहा है कांच के प्रिज्म का काम कर रही होती है, और डी कह रहा है कांच की एक पट्टी के रूप में काम कर रही होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है, आंसर फरीद अली ने दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कांच का प्रिज्म। बाकी और लोग बताओ क्या आंसर होगा, कि यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो वर्षा की बूंदें क्या करती हैं। तो मैं मान लो ये वर्षा की बूंद है, नहीं लग रही हो तब भी है, ठीक है। तो वर्षा की जो बूंद है यहाँ पे इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में ये किसका काम कर रही होती है। तो आपको पता है कि इंद्रधनुष बनने के लिए मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जैसे ही श्वेत प्रकाश पड़ता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब उसके सामने प्रिज्म रख दिया जाए। तो प्रिज्म होना चाहिए, लेकिन क्या होता है वायुमंडल में प्रिज्म तो होता नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे उस प्रिज्म का काम करने वाला कौन होगा, उस प्रिज्म की भांति काम करने वाला कौन होता है, वो वर्षा की बूंद होती है। तो वर्षा की बूंद होती है वही प्रिज्म की तरह काम कर रही होती है। जैसे ही श्वेत प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद में अपवर्तन होता है और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और जैसे ये बाहर निकलती है तो बाहर निकलने पर ये प्रकाश जो है वो आपका फिर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मान लो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष किससे बनता है, वो वर्षा की बूंदों से बनता है। यहाँ पर किस तरीके से, प्रिज्म की तरह काम करने की वजह से। उसके अलावा ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नहीं होती है क्योंकि सर बहुत अच्छे टीचर से पढ़े थे, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ये अरमान राजा, बिल्कुल मुझसे फिजिक्स का सही होना मुश्किल है, ठीक है। अलोन का गलत होना मुश्किल है, अरमान राजा का सही होना मुश्किल है,
और बाकी लोग कहते होंगे मुझसे तो होना ही मुश्किल है, नेट नहीं चल रहा है, चल तो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है भाई। यहाँ पे कांच के प्रिज्म की, अच्छा चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो बात हो गई किसकी, कि जल की बूंदों से होगा क्या, जल की बूंदों में अपवर्तन होता है, अपवर्तन के अलावा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका इंद्रधनुष बन जाता है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे सूर्य जो है यानी सन अगर ईस्ट में है, सन अगर ईस्ट में है तो इंद्रधनुष किस साइड बनेगा, बताओ अलोन, रूबी गौतम। आप पूछा जा रहा है कि सूर्य जो है ईस्ट में है तब इंद्रधनुष किस साइड बनेगा, यानी किस दिशा में बनेगा, बताओ। मैंने बोला सूर्य जो है, जैसे सन जो है ईस्ट साइड में है यानी पूरब की दिशा में है, तब इंद्रधनुष किस साइड बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, किस दिशा में बनेगा। राम राम भाई अनुज कुमार, दोबारा से किसी का आंसर नहीं आया। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा बस। देखो इतना याद रखना कि सूर्य जब भी आपका किस में हो, ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, कहीं पर भी हो, तुक्का ईस्ट में, अरमान राजा ने बता दिया ईस्ट में, कहीं पर भी हो, ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, हमेशा। सर मैं तो पहली बार ही आया हूं अभी, पता नहीं, मुझे लगा पहली बार आ चुके हो, ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बात चल रही है कि सूर्य अगर ईस्ट में है, सन अगर ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगा, ये याद रखना है। कहाँ बनेगा, उसके डिफरेंस में, इंद्रधनुष हमेशा उसके विपरीत बनेगा। अगर ईस्ट में है सन तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, वेस्ट में बनेगा। अगर यहाँ पे वेस्ट में है सन तो कहाँ बनेगा, ईस्ट में बनेगा। नमस्ते पायल। नेट नहीं चल रहा है भाई, चल रहा है, मेरे यहाँ पे भी चल रहा है, एक्सलेंट कनेक्शन के साथ में चल रहा है। हाँ बिल्कुल अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है इतनी बात आ गई। अब मैं अगर इस पे वजूँ, इस पर बोलूँ कि मान लो ये तो ईस्ट और वेस्ट की बात आ गई, दोपहर के 12 बजते हैं, 12 बजे सन होता है ऊपर, ना तो वो ईस्ट में है ना फिर वेस्ट में, बताओ कहाँ बनेगा। अगर दोपहर के 12 बजे की बात करी जाए तो दोपहर 12 बजे सन हमारे सिर के ऊपर होता है, और अगर वो सिर के ऊपर है तो यहाँ पे आप बताओ ना तो वो ईस्ट में है ना फिर वेस्ट में है, ये इंद्रधनुष अपोजिट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर होगा 12 बजे, दोपहर में 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, बताओ अलोन। अपोजिट कब बना, अपोजिट बना जब ईस्ट में था तो वेस्ट में बना, वेस्ट में था तो ईस्ट में बना। लेकिन अगर वो दोपहर में 12 बजे सर के ऊपर है तब कहां बनेगा, अर्थ पर। कोई बात नहीं अनुज भाई, अर्थ पर। और यहां पे आंसर हो गया गलत अरमान राजा, यहां पे इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं दोपहर के 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, जैसे ही सर के ऊपर होगा तो इसका मतलब क्या है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो अपोजिट डायरेक्शन तो उसके पास में होगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन सर के ऊपर है तो क्या धरती पे तो बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा, बनेगा तो ऊपर ही। तो ना तो वो ईस्ट में बनेगा ना फिर वेस्ट में बनेगा, वो कहीं बनेगा ही नहीं। सन हमेशा कहाँ होना चाहिए, या तो ईस्ट में होना चाहिए या फिर वेस्ट में होना चाहिए। इसलिए आप देखो कि जब भी इंद्रधनुष बनेगा वो 12 बजे से पहले बनेगा या फिर 12 बजे के बाद में बनेगा, ठीक है। हाँ मैंने बोला अपोजिट, बिल्कुल मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए, सन ईस्ट में हो या वेस्ट में हो तब विपरीत बनेगा। लेकिन अगर सिर के ऊपर है तब क्या, सिर के ऊपर है तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अगर सिर के ऊपर नाचे फिर क्या कर लोगे। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, 12 ने बोला कि जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रम, 5400 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, यहां पे क्या दिया है, ये तरंग दैर्घ्य दिए हैं 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400, ए के ऊपर ये इस तरीके से लगा है, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, जो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको एंगस्ट्रॉम दिए हैं, वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजर रही हैं, तो विचलन कितने कोण के बराबर, कोण किस कोण पे होगा, सभी के बराबर होगा। 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा,
5400 पे ज़्यादा होगा या फिर 6000 पर ज़्यादा होगा। विचलन का मतलब क्या हुआ? विचलन का मतलब है कि अगर वो प्रिज्म से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो जिसका ज़्यादा विचलन यानी जिसके पास में ज़्यादा एंगल बनेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से जाना, इनके बीच के एंगल कम होगा और ये इसके बीच की बात करो तो एंगल ज़्यादा होगा, और वॉयलेट का क्या होगा? सबसे ज़्यादा एंगल होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे हमें ये तो दिया ही नहीं है कि वो रेड है या वॉयलेट है। उसने क्या बोला है? उसने बस आपको तरंग दैर्घ्य दी है। इस तरंग दैर्घ्य के माध्यम से बताना है कि किसका विचलन ज़्यादा हुआ, किसका विचलन कम हुआ है, या फिर आपको आंसर देने हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आपने ये तो सुने ही होंगे कि क्या सुना है? विवग्योर। ये तो आप सुन चुके हो कई बार। और विवग्योर का मतलब है कि V से R की तरफ में तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। B से R की तरफ में क्या हो रही है? तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। और R से B की तरफ में क्या है? तरंग दैर्घ्य घट रही है। नेट खत्म है तो कोई बात नहीं है, हॉटस्पॉट ऑन करा लो, क्लास को देख लो। अब यहाँ पे मैंने बताया, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? यहाँ पे दिया गया 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 और 6000। ना तो हमें पता है कि किसका दिया है, ये हमें पता नहीं है। इतना पता है कि 4500 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो इनमें कम होगा और कम से ज़्यादा की ओर जाना है, फिर 5400 की तरफ, फिर प्रकाश जो होगा वो कहाँ पर? 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का बढ़ना ही तो होगा। विवग्योर का मतलब क्या है? बैगनी की कम, रेड की ज्यादा, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है और मुझे तरंग दैर्घ्य दी है तो मैंने क्या लगा दिया? इसको बढ़ते क्रम में लगा दिया। और अगर बढ़ते क्रम में लगाया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे विचलन किसका होगा? तो आपको पता है विचलन सबसे ज्यादा जो होता है वो V का होता है, यहाँ पर बैगनी रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 4500 का होगा। सीधा सीधा आंसर निकल आया। तो 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक विचलन होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई ठीक है, वाईफाई है घर पर, कनेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है करो। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे 4500 से 6000 की तरफ में आ रहा हूं तो क्या होगा? तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर विचलन कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है और ये सबसे ज्यादा मुड़ती है, सबसे ज्यादा विचलन होता है इसके अंदर। और सबसे बड़ा कोण भी कौन बनाएगा? वो भी बैगनी बनाएगा। और रेड तो भाई मुड़ा ही नहीं, रेड तो ज्यादा मुड़ा ही नहीं है, रेड मुड़ता ही नहीं है ज्यादा। और जब ज्यादा मुड़ेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में एंगल जो होगा वो कम बनेगा। एंगल भी कम बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास में विचलन भी होगा, वो क्या होगा? विचलन कम होगा। और ऊपर क्या होती है? तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, विचलन कम, तरंग दैर्घ्य कम, विचलन ज्यादा। तो यहाँ पे यही बताया गया। तो किसका विचलन ज्यादा? 4500 एंगस्ट्रॉम का, क्योंकि यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य दी है वो यहाँ पे इन तीनों में कम कौन सी है? वो यही है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी होता है प्रकाश की स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, जिसके बारे में रमन ने बताया था, यानी सीवी रमन ने, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सी है आपका वर्ण विक्षेपण और डी है आपका अपवर्तन। तो यहाँ पे कौन सी घटना ऐसी है जिसमें इंद्रधनुष या फिर इंद्रधनुष बनने में वो शामिल नहीं होती है? रेशमा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। ए बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी बात करूं मैं, इंद्रधनुष जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब कहोगे दो टाइप कौन से होते हैं? इंद्रधनुष दो होता है, दो टाइप के बनते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरा होता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। तो दो टाइप के आपके इंद्रधनुष बनते हैं। बनाओ कैसे बनते हैं भाई? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम प्राथमिक की बात करेंगे तो इसमें होता है अपवर्तन। तो इसका मतलब क्या? द्वितीयक में अपवर्तन नहीं होता का? भाई होता है, द्वितीयक में भी अपवर्तन होता है। और अगर अपवर्तन है कितनी बार होगा? तो भाई दो बार अपवर्तन होगा। यहाँ पे अपवर्तन कितनी बार? दो बार होगा। फिर आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर ये परावर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या? कितनी बार होता होगा? तो ये भी आपका दो बार होता है। दोनों में दो दो बार होता है। फिर तीसरा क्या है? अब यहाँ पे समझने वाली जो चीज है ना, वो है आपका क्या? वो है आपका वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण भी होगा।
और वर्ण का मतलब क्या है होता है, यहाँ पे रंग से मतलब है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब होता है आपका रंग, तो रंग से मतलब है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज बताऊं, वर्ण विक्षेपण के अलावा और चीजें बताऊं कि एक होता आपका लाल रंग और एक होता आपका बैगनी रंग। ठीक है, एक आपका लाल रंग और एक आपका बैगनी रंग, ये दो कलर जो होते हैं, बाकी होते तो सात हैं, लेकिन यहां पे इन दोनों के बारे में मैं बता दूं कि जब यहां पे प्राथमिक कलर बनेगा यानी प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, तब उसमें लाल रंग जो होगा वो ऊपर की ओर दिखाई देगा। जब प्राथमिक इंद्रधनुष होगा तो उसमें लाल रंग जो होगा वो हमें ऊपर नहीं अंदर की ओर दिखाई देगा, ऊपर नहीं अंदर की ओर दिखाई देगा। और बैगनी रंग जो होगा वो बाहर की ओर दिखाई देगा, बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है वो आपका कौन सा होगा, वो बैगनी होगा। और अंदर साइड में जो होगा वो कैसा होगा, वो लाल रंग का होगा। लेकिन जब मैं द्वितीयक वाले की बात करूंगा तो इसमें हो जाता है अपोजिट। क्या अपोजिट होगा कि इसमें लाल रंग का जो होगा यानी लाल रंग जो होगा वो तो आपको बाहर दिखाई देगा, लेकिन जो बैगनी कलर है वो कहाँ दिखाई देगा, वो आपको अंदर दिखाई देगा। इसलिए याद रखना कि जहां पे आप देखोगे कि जहां पर दोनों में किसमें लाल कलर ज्यादा दिखता है, तो प्राथमिक वाले में जो आपको लाल कलर की तरफ ज्यादा दिखाई देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बचा मेरे पास में, वर्ण विक्षेपण भी हो गया, क्या नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होती यानी फैलना नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता है इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन दो बार होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी दो बार होता है, और इसके अंदर वर्ण विक्षेपण भी पाया जाता है। स्कैटरिंग नहीं होती, इसका फैलना नहीं होता। अगर फैलेगा तो क्या होता भाई, स्कैटरिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर स्कैटरिंग ना होना इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपने वर्ण विक्षेपण देखा, वर्ण विक्षेपण में मैंने आपको बताया कि प्राथमिक अगर होगा तो वहां पे लाल रंग जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, और द्वितीयक जो होगा लाल रंग उसमें बाहर की तरफ दिखाई देगा। बस इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विकिरण और परावर्तन। तो गोली लेंस, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें बताई हैं। हमने आपको दर्पण यहाँ पे पढ़ा, दर्पण के बाद में यानी हम अब दर्पण के पहले हमने पहले दिन में पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, बेसिक को समझा था कि उसके बाद में हमने दर्पण को समझा। तीसरा आज जो है वो लेंस के बारे में, अब हमको लेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे 3 या 4 क्लास में इसको कंप्लीट करा रहा हूँ, वरना एक क्लास होती, 1.5 से 2 घंटे क्लास होती, सारे क्वेश्चन हो जाते, कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं आपको अलग अलग यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें करा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जब गोली लेंस की बात करते हैं, ठीक है, गोली लेंस आपके दो होते हैं, एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है कौन सा, अवतल लेंस। ठीक है, और जब मैं उत्तल की बात करूंगा तो आपने देखा होगा वो इस तरीके से होता है, अवतल की बात करूंगा तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने देखा होगा। अब होगा क्या कि जैसे यहां पे प्रकाश की किरणें टकराती हैं, इस पर भी टकराएंगी और इस पर भी टकराएंगी, दोनों पे टकराई, होगा कि यहां से कि ये कन्वर्स, ये वाला जो लेंस है ये क्या करने लग जाएगा, इसको कन्वर्स करने लग जाएगा। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्स करने लग जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ये अविलंब की ओर झुकने लग जाएगी। ये क्या होगा, अविलंब की ओर झुकने लगेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अविलंब से दूर हटेगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या होगी, अविलंब से यानी नॉर्मल से दूर हटेगा। तो इसका मतलब ये चाहे वो पास आए चाहे वो दूर जाए, या तो ये किरणें हैं या तो पास आ रही है या फिर वो दूर जा रही हैं, तो हो क्या रहा है, तो इससे हम क्या कह देते हैं, इसे कहेंगे विचलन। और विचलन यहाँ पे किस होने के बाद में क्या हो रहा है, विचलन हो क्यों पा रहा है, अपवर्तन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट होता तो उसी में वापस लौट जाता, यहाँ पे उसी में वापस नहीं जाता, ये दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो वहां पे आपका अपवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे मैंने कैसे बोला दूसरा मीडियम, एक मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है जो बाहर का है, जो कि प्रकाश किरण जहां से आ रही है। दूसरा मीडियम कौन सा है, वो डेंसर मीडियम है, यानी जिसे हम कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम कौन है, वो लेंस सघन माध्यम है। और अगर डेंसर से सघन की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे वो दूर से की ओर भटकेगी या फिर किरण जो है प्रकाश से
प्रकाश की किरण जो है अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर हटेगी। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में अपवर्तन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ना कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन नहीं होगा, वो होगा आपका अपवर्तन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आई समझ? आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर तो क्वेश्चन है, एक लेंस है, इस पर होते हैं दो फोकस, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? यहां पे बोला गया सेकेंडरी रे कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, फोकल डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे आपको बताना है कि इनमें से क्या कहलाएगी। एटीट्यूड बॉय, राधे राधे भाई। चलो, अभी क्या बताया? लेंस है, मान लो ये एक लेंस है। लेंस के पास में मान लो एक होती है आपकी मेजर एक्सिस, जिसे मैं कहता हूं मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर क्या होते हैं? मुख्य अक्ष पर क्या होता है? यहां पे होता है फोकस। क्या फोकस एक ही होता है? लेंस की बात करेंगे तो इसमें फोकस होते हैं दो, और यहां पे होता है आपका पोल। तो इसका मतलब क्या है? F1 एक फोकस होगा जिसे मैं F1 कह रहा हूं, एक फोकस जिसे मैं F2 कह रहा हूं। तो दो फोकस हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन है? वो है आपकी मुख्य अक्ष। क्योंकि ये किस पर है? ये मुख्य अक्ष पर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, राम राम टूंडला निवास। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, मेरे सोने की रिंग बज गई। अच्छा ठीक है, वही रिंग बज गई। सर ने क्लास लेट छोड़ी थी, नहीं तो मैं फास्ट ही पढ़ा था। अब बात करते हैं एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या होता है। तो याद रख लेना कि एक लेंस की फोकस दूरी जिसे कहते हैं एफ, और ये होती है आपकी फोकस दूरी, और एफ होती है, इसके बाद में क्या बोला है? क्षमता। तो क्षमता क्या होती है? पी होती है, जिसे कहते हैं लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता यानी लेंस की शक्ति जो होती है वो आपकी पावर होती है, वो पी होती है। इनके बीच में जो संबंध होता है वो पी बराबर होता है 1/f। कौन सा संबंध होता है? P इक्वल टू 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, अगर मीजरमेंट किया जाए, लेंस की क्षमता का जो मेजर किया जाएगा वो किस में किया जाता है? डायोप्टर में किया जाता है। किस में किया जाता है? डायोप्टर में किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और आपने देखा होगा डायोप्टर प्लस 5D इस तरीके से लिखा होगा, या फिर माइनस का 5D, इस तरीके से आपको चीजें लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है जी। सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल हाई करो। हाँ भाई, आईएएस के पढ़ने आए हो? अबे इसके पढ़ने आए हो रेलवे के पेपर। रेलवे के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राम के पास माइनस का 6.5D क्षमता वाला संशोधक लेंस है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या दिया है? पावर दी है मेरे पास में, क्या यानी डायोप्टर दिया है। तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है? पावर है, और पावर दिया है मुझे माइनस का 6.5D। और अगर माइनस का 6.5D है और मैंने बतानी है क्या? फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। मुझे क्या दिया गया है? पावर दी गई है, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.5 हो जाएगी, और 6.5 क्या है? माइनस में है, तो माइनस का 6.5 हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसका डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा? आंसर मेरे पास में माइनस में आएगा, माइनस का 15.38। 6.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1 से, लॉरेंस बिश्नोई, ये कौन ज्ञानी है जो लेवल की बात कर रहा है? ये टूंडला निवासी। भाई जो वो लेवल होता है ना, वो लेवल आपको एग्जाम के बेस पे होता है भाई। ये बात देखो कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल वही होता है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम किसी भी, ये सोचोगे कि भाई मैं बहुत एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ लूँ, एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, टाइम इतना होता नहीं है। कितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति दी है मुझे प्लस 0.2.0D, डी का मतलब डायोप्टर, तो यह कौन सा लेंस है? तो यह क्या है? कौन से लेंस का है? तो मैं याद रखना इस बात का कि जब भी आपसे प्लस प्लस लगा हो या फिर माइनस, ये दो चीजें लगी होंगी डायोप्टर के साथ में, मैं या तो प्लस डायोप्टर यानी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी, ये माइनस का डायोप्टर यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी। जब प्लस लगा होगा तो इसका मतलब है उसे दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। और माइनस लगा होगा तो उसे कौन सा दोष है?
निकट दृष्टि दोष है। और जब ये बात आ जाए दूर दृष्टि दोष की बात आए तो उसमें कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो उसमें हमें उत्तल लेंस का यूज करना होता है। या प्लस लगा होगा तो उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा, और अगर माइनस लगा है और निकट दृष्टि दोष है उसे तो उसमें अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। ये बात याद रख लेना। बाकी ट्रिक याद कर लो, DUNA यानी डूना। डूना का मतलब क्या है, डूना का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष, और यू का मतलब है यहाँ पे उत्तल लेंस, ठीक है। और एन का मतलब है निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब है यहाँ पे अवतल लेंस। ये बात आप याद रख लेना, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 यहाँ पे दिया गया है, और 19 में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर निकलेगा, और क्या होगा, आधी काम कर दो भाई। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हो रही है, फोकस दूरी कितनी दी है, यहाँ पे फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर की है। ये बात याद रखना कि जब भी उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस में जो चीज़ें, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, इसलिए जो फोकस दूरी होगी वो यहाँ पे प्लस में होगी, और यहाँ पे वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, वो माइनस में होगी। और यहाँ पे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर की दी है, कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर की दी है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता गया है कि जो वस्तु की ऊंचाई है, यानी एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, वस्तु का साइज दिया है मुझे। अगर वस्तु का साइज दिया है जिसे मैं क्या कहूँगा, ओ, वस्तु का साइज दिया है जिसे मैं ओ से मेजर करता हूँ या ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कितना दिया है मुझे, 3 सेंटीमीटर का दिया है। और ये सब चीज़ें दी हैं, मुझे यहाँ पे बताना है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, इमेज बन रही है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। मुझे कोई काम नहीं करवाना, मैंने कमेंट पढ़ा था अलोन का। यहां पे अब याद रखना, अब आती है लेंस की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका m बराबर आई अपॉन ओ। आई जो होता है वो क्या हो गया, जो इमेज बन रही है ना, प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। आई क्या है, प्रतिबिंब का साइज, जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और ओ क्या है, यहाँ पे जो वस्तु का साइज है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आई और ओ ये मुझे पता चल गए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एम बराबर बी अपॉन यू। क्या होता है, एम बराबर बी अपॉन यू। अब आपको यहाँ पे इन दूरियों के बारे में बात करनी है। मुझे आई के बारे में यहाँ पे तो दिया नहीं है, एम के बारे में मुझे पता नहीं है, ओ दिया है। जब मेरे को पास में तीन चीज़ों में से दो नहीं पता है तो मैं इसका यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें मेरे को m बराबर बी अपॉन यू दिया गया है, तो यहाँ पे जब मेरे को मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो वो कैसे करूँगा, तो मुझे यहाँ पे पहले b का पता करना होगा। अब b क्या पता करना है, कैसे पता करेंगे, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 1/f, जो सब में यूज होता है जब भी हम लेंस की बात करेंगे, 1/u माइनस का 1/b, ये फॉर्मूला यूज होता है, सॉरी 1/b माइनस 1/u। इसमें वैल्यू को रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी दी है मुझे कितनी, 1/20 फोकस दूरी दी है, बी मुझे निकालना है, और यू कितना मुझे दिया है, यू दिया है मुझे माइनस का 30, और माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30, तो 1/30 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी की वैल्यू निकालूंगा, वो आप निकाल लेना। मैं वैसे ही बता देता हूँ कि बी की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 60 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 60 सेंटीमीटर निकलेगी। बस आपको फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखूंगा, फॉर्मूले में मान रखो कितना हो जाएगा, m बराबर b की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू 30 है। u कितनी है, u की यहाँ पे दी है आपको 30 सेंटीमीटर। करना क्या है, माइनस का 30 है, इसका मतलब क्या आएगा, m की वैल्यू आई माइनस का 2। और अगर m की वैल्यू माइनस का 2 है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आप मेजर रख कर लो, आई अपॉन ए में मान रख दो। m बराबर होता है आपका आई अपॉन ए। आई कितना निकाला मैंने पता नहीं है, m निकाला है मैंने, यहाँ पे m को रख देता हूँ, ये काम ही नहीं कर रहा। m बराबर आई अपॉन ओ, आई m का मान है माइनस का 2, आई मुझे निकालना है, o का मान मुझे दिया है 3,
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बस यही आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये याद रखना मैंने इसमें किया क्या। आप बोलोगे भाई सर कितने क्वेश्चन है। हाँ, फोकस का लगाएंगे फिर आवर्धन। फोकस का मैंने इसलिए लगाया, यहां से मैंने बी की वैल्यू को निकाला है, क्योंकि आवर्धन वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें मुझे बी की वैल्यू नहीं पता है। और अगर मुझे बी की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u से मैं बी की वैल्यू को निकाल लूंगा। और बी की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे इसकी वैल्यू में रख दूंगा, तो यहाँ से मैं एम की वैल्यू भी निकाल लूंगा। और जैसे ही मैं एम की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे इमेज का फॉर्मेशन पता, इमेज की वैल्यू पता चल जाएगी, या इमेज की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, फोकस का लगाएंगे फिर आवर्धन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा आपका 20, इसको करना खुद नहीं है, फॉर्मूला यही यूज होगा, आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करके आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, और ये कमेंट में आपको आंसर देना है। जो आंसर देगा वो कल मैं बताऊंगा कि किसने इसका आंसर सही दिया है, किसने नहीं दिया है। सर वैसे आप काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, बस कोशिश यही है, कोशिश तो मैं करता हूँ कि अच्छे से समझ में आए, लेकिन नहीं भी अगर नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, और मैंने आपको बता दिया मैं आपको रोजाना लगभग 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा, जिससे दिमाग से बाहर ना जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन एक दिन में करा दूंगा तो वो भी ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन आप रोजाना भी करोगे ना, तब भी आपका, मैं समझता हूँ कि आपकी साइंस बेटर हो जाएगी। एक फोकस बना लो, जैसे यहाँ पे फोकस की बात आ रही है, एक फोकस अपना भी बना लो कि मैं रोजाना 10 से 20 क्वेश्चन रोजाना करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको वो 20 क्वेश्चन वो आएंगे, अगले दिन 20 क्वेश्चन करोगे, फिर 20 क्वेश्चन जो मैंने पढ़े हैं उनका रिवीजन, बस नॉर्मल देखने हैं कि मैंने कल देखे थे, उनका 20 क्वेश्चन को देख लो कि हाँ इसके आंसर ये है, आपका वो रिवीजन हो जाएगा, आगे के 20 क्वेश्चन कर लोगे। फिर तीसरे दिन क्या करना है, वो 20 क्वेश्चन जो पिछले वाले करे थे उनका देखना एक बार, बाकी के आगे वाले करने। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और बार बार कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और जैसे रिपीट होंगे ना तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लूँ क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं वैसे भी आपकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल है, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपके पीडीएफ डाल देता हूँ। रोजाना क्लास के बाद में 10 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे हमारी पीडीएफ मिल जाती है, आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल साइड में हूँ। कनाडा के बारे में क्या ख्याल है, लॉरेंस बिश्नोई। भाई लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा वालों ने भी कह रखा है कि हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे खालिस्तानियों के बारे में जो बात कर रहा था, निर्जर था, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी मारने वाला लॉरेंस बिश्नोई था। लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है भाई। चलो आज की क्लास इतना ही, बाकी इस क्वेश्चन को करके लाना है, करके लाते नहीं हो फिर भी मैं बोल रहा हूँ करके लाना है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।